देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है। 3 मई के बाद भी नहीं खुलेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों को अलग अलग जोन में बांटा। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और परीक्षणों के हिसाब से सूची तैयार की गई है। अब साफ हो गया है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुलने के आसार कम ही हैं। जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उससे तो यही लगता है कि अभी इस महामारी से जंग बहुत लंबी चलने वाली है। अब इसके साथ ही सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है, उसके मुताबिक सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है, रेड और ऑरेंज जोन जिलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का परिसीमन करें। जिलों को तब ग्रीन जोन माना जाएगा जब वहां 21 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला ना आए। सूची में 3 मई के बाद 130 जिलों को रेड जोन में डाला, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में डाला। रेड जोन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु, अहमदाबाद, भोपाल और इंदौर को अब भी रेड जोन में ही रखा है। महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8, इन जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। एक तरफ देश कोरोना की मार झेल रहा है और इस सब के बीच मजदूरों के सामने रोजी रोटी के साथ ही घर वापसी जैसी समस्या मुंह बाए खड़ी है। लाखों श्रमिक आज घर से बाहर हैं, कोई पैदल ही अपने घरों की तरफ बढ़ रहा है। कई तस्वीरें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 1 मई मजदूर दिवस। आज ये दिन भले ही मजदूरों की आवाज ना सुन रहा हो, पर इन मजदूरों की धमक पूरा देश महसूस कर रहा है। इनको घर पहुंचाना और रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सवाल उठता है, जिन जगहों पर लॉकडाउन में राहत दी जाएगी, क्या उन जगहों पर कोरोना कंट्रोल में रहेगा? वहीं रेड जोन में ग्रीन और ऑरेंज जोन के परिसीमन पर शक्ति कितनी काम आएगी? क्या लॉकडाउन सिर्फ एकमात्र विकल्प है या फिर वैक्सीन के साथ ही कोरोना खत्म होगा? तो वहीं गिरती हुई अर्थव्यवस्था भी मुश्किल खड़ी कर रही है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। स्थितियां कमोवेश जस की तस हैं, लेकिन जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ज़िलों को बांटा गया है, वहां पर कई तरह की अनुमतियां भी दी गई हैं। और अब खबर यह भी है कि लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है, यानी कि 17 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। और इस दौरान ग्रीन जोन में तमाम गतिविधियों को अनुमति मिलेगी, लेकिन जो रेड जोन है वहाँ पर सीमित गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन ही क्या अब ये आखिरी विकल्प है, या इसके अलावा भी वैक्सीन की बात की जा रही है, लेकिन जो बनी नहीं है अभी तक, वो भी एक विकल्प है। अब विकल्पों पर चर्चा हो रही, लेकिन फिलहाल सरकार के पास एक जो सबसे आसान रास्ता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि यही एक अभी फिल वक्त रास्ता है कि लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। ब्रजगोपाल लोया हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत। और आशीष दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने आए हैं। रिजवान जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ब्रजगोपाल लोया, ब्रजेश पांडे और अविनाश आशीष दुबे हमारे साथ हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे? एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ चुका है, तीसरा चरण है लॉकडाउन का। ये जो रेड जोन है उसमें लॉक पूरी तरह से लागू रहेगा। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा रेड जोन में जब तक आखिरी मरीज आता रहेगा, 14 दिन के लिए फिर तीसरे चरण आया गया है। और इसके साथ देश में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। जो मजदूर बहुत बड़े पैमाने पर दूसरी जगह उन्हें लाने की कवायद शुरू की जाए, वो कवायद शुरू भी हो भी चुकी है, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। ऐसे कई काम शुरू हो गए हैं और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए और उसके साथ साथ जान भी बचानी है और जहान की भी चिंता करनी है, इसलिए कि रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है।
लोगों के पास खाद्यान्न की कमी ना हो, ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इतने व्यापक स्तर पर जब लोग पहुंचेंगे तो उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर उसमें हो, उनके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो, इन सारी चीजों पर भी चुनौतियां हैं। और आज मजदूरों का दिन है, मई दिवस मतलब मजदूरों का दिन, आज मजदूर दिवस है। तो इस सब के मद्देनजर एक बार हम इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। ब्रिजेश पांडे, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज विश्व मजदूर दिवस के हम अपने देश के सभी मजदूर भाइयों को, श्रमिक भाइयों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। क्योंकि कोरोना के इस लॉकडाउन के समय जब हमारा देश भयानक संक्रमण बीमारी से गुजर रहा है, अगर इसकी सबसे बड़ी मार कहीं देखने को मिल रही है तो हमारे श्रमिक भाइयों पे, मजदूर भाइयों पे मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भीषण संकट के त्रासद भरे समय पे भी इन मजदूर वर्ग के लोगों ने अपना पेशेंस नहीं खोया है और पूरी निष्ठा ईमानदारी से जो जहां है सरकार के बताए हुए गाइडलाइन का, नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगहों पे चूंकि फैक्ट्रियां बंद हैं और इसके बाद लॉकडाउन का का समय भी बढ़ा दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 मई तक लॉकडाउन जारी कर दिया है, जिसे 3 मई को खत्म होना था। तो मैं समझ रहा हूं कि सबसे बड़ी मार अगर किसी को पड़ रही है तो इस मजदूर तबके को ही पड़ रही है और सरकार को इस वर्ग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आ रही है और जितनी भी रिपोर्टें हम लोगों के पास छन कर आ रही हैं, उनसे सबसे अधिक पीड़ित ये वर्ग है। और आप देखिए कि एक मजदूर को उदर पोषण के लिए, खाने के लिए जिस तरह से सरकारें सामान मुहैया करा रही है या भोजन दे रही है, उससे उनके परिवार का पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक मजदूर के यहाँ 10-10 लोग हैं। आज मैं एक नेशनल चैनल में और स्टेट के प्रमुख चैनल में एक रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें एक बच्चे को सिर्फ, एक व्यक्ति को सिर्फ खाने के लिए एक पैकेट में चावल दाल दिया गया था और वो कह रहा था कि हमारे साथ 12 लोग और हैं, कैसे इतने छोटे से चावल और दाल में हम अपने परिवार का पालन कर पाएंगे। सरकार को इस दिशा में ध्यान देना बढ़ाया गया है। ये निश्चित रूप से वैश्विक महामारी को रोकने के लिए सरकार का कदम जो है वो सम्मान के योग्य है। क्योंकि भारत में जो व्यवस्थाएं हैं या जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे आगे बढ़ाया है। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये आवश्यक था, लेकिन जिस तरह से जोन का डिवाइजेशन किया है, इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी हमारे यहाँ जो रेड जोन के अलावा जो ऑरेंज जोन है या जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन को अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि रेड जोन के लोग इस ग्रीन जोन में आने का प्रवेश ना करें। ये घटनाएं बहुत सी हो रही हैं। सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ के रिक्शा वाले हैं, हमारे यहाँ के ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, इनकी सेवा में प्रभाव न पड़े। और इसके साथ साथ सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि जिस तरह से आज सरकार ने कहा, मंत्रालय की बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और अन्य मंत्रियों की बैठक के बाद तय हुआ कि हम अपने इन प्रवासी भारतीयों के लिए, उन लोगों के लिए जो बाहर हैं, बच्चों के लिए सरकार जो है वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी। स्वागत योग्य कदम है, किंतु एक बोगी में 72 की बर्थ होती है। मेरा सरकार से आग्रह है, चूंकि मैं रेल मंत्रालय की कमेटी में 5 बार नेशनल कमेटी में जोनल कमेटी का मेंबर रहा हूं, मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि वो 52 या 54 की जगह उसे 32 या 36 में कन्वर्ट करे। क्योंकि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना प्रधानमंत्री जी के दी हुई और WHO की, स्वास्थ्य मंत्रालय की बताई हुई गाइडलाइन के हिसाब से बहुत आवश्यक है। तो उस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि एक बोगी में 36 से ऊपर लोग न जाएं। दूसरी बात यह कि वो ट्रेन जहां से जहां तक चले उसको उसी स्थान से वहां तक ही ले जाएं, बीच में उसको अनावश्यक का स्टॉपेज मत दें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद जिसको जो जहां से बैठ रहा है वहां पर उसका क्वारंटाइन टेस्ट करना चाहिए, उतरने पे भी क्वारंटाइन टेस्ट करें। इसके साथ साथ रिजवान जी, उस ट्रेन में जो लोग सफर करें उनको सरकार बीच में भोजन की व्यवस्था करे, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करे। अभी ट्रेन चले तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ट्रेन चलना। हाँ, मैंने सरकार हवाई यात्रा, एक रेल यात्राएं ये अभी सोचना रुकी हुई है। पड़ेगा, बसें ही चलेंगी जो ग्रीन जोन है वहाँ, जाके 50% हम इस बसें चलेंगी महामारी से लड़ सकेंगे। जी। और मजदूरों को बड़े पैमाने पर लाना है तो जरूरत पड़ेगी ही
इन ट्रेनों की, नहीं तो देश में 1 करोड़ से भी अधिक मजदूरों को इधर से आसान नहीं है, ये किसी के बस का नहीं है। सारे लोग इस तरह से बसों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और बसों में तो संक्रमण का खतरा और अधिक है, इसलिए कोई जगह जगह हॉल्ट होगा और जगह जगह लोग ऐसे आप लोगों के 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ 10 लोगों को बिठाएं। आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल है। मैं आऊंगा आपके पास एक बार और। ब्रज गोपालोया, क्या कहेंगे आप? बढ़ गया है लॉकडाउन एक बार फिर। रिजवान जी, आज की सुबह प्रधानमंत्री बात करेंगे, 2 मई को बात करेंगे प्रधानमंत्री आप देश से, और जाहिर है वो लोगों को एक बार फिर आह्वान करेंगे सहयोग कर भी रहे, लेकिन लोगों का जो धैर्य है वो खोता जा रहा है, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ वहां फंसे हैं और उनके सामने रोजी रोटी का है ही, उससे ज्यादा बड़ा संकट तो जीने का संकट है, रोज की जरूरतों का संकट है, भोजन। और सबसे बड़ी आशंका ये है कि वो जहाँ है वहाँ वो कैसे रहें, किस तरह से सुरक्षित है, वो अपने घर जाने के लिए आंवले की तरफ। तो अब एक बार फिर तीसरे चरण का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है राज्य सरकारों से अलग अलग चर्चाएं करने के बाद, और ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकारें लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए, और अब सरकार ने गृह मंत्रालय का क्या कहते हैं? रिजवान जी, मैं सबसे पहले मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दूंगा, और उनको एक और खुशखबरी है उनके लिए कि मजदूरों को छोड़ने विशेष ट्रेन का निर्णय अंतिम चरण में है। वो आज मजदूर दिवस के दिन हुआ, उसके लिए निश्चित रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय को बधाई देनी चाहिए। दूसरी बात, आज एक और काम हुआ कि लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने के साथ मगर हमें कुछ चीजों की हमें भी चर्चा करनी पड़ेगी कि क्यों बढ़ाया गया, क्या और कहाँ छूट दी गई। जो छूट दी गई है उसमें हम 176 जिले देश में कोरोना पॉजिटिव थे, जो आज संख्या घटकर 127 जिलों में रह गई है। उसमें बहुत सारे ग्रीन जोन आ गए, तो एक तो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के लिए भी अलग अलग किस्म की गाइडलाइन आज एमएचए ने जारी की है। और दूसरा काम किया है कि जो लंबी दूरी के मजदूर हैं उनको छोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की चर्चा हुई है। जहां तक जो छोटी दूरी है उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सर्वश्रेष्ठ काम किया है कि हमने अपने जो प्रवासी मजदूर प्रदेश के बाहर थे उनको बुलाया। 8,000 से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं और शेष बहुत जल्दी आने में है, सरकार काम कर रही है। दूसरा एक और काम था, जो जिलों के मजदूर दूसरे जिलों में थे उनको भी पहुंचाने का, भिन्न भिन्न उनके घर पहुंचाने का काम किया गया है। जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा, भोजन का प्रबंध, रहने की व्यवस्था, ये ठीक बात है, ये चिंता है, और ये चिंता सरकार ने पिछले 40-42 दिनों से भी की है। परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि हम जो भारतीय जो संस्कार है हमारा वो वही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम अपनी जहां जन्म हमारा हुआ है वहां विपत्ति के समय वहीं रहना चाहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने बहुत सापेक्ष कदम उठाए, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, और चाहे अन्य लोगों का मामला हो जो ई पास जारी करके लोग आ रहे हैं, निश्चित बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज चर्चा की है, और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि मोहल्लों के भीतर की जो दुकानें हैं, जो रहवासी क्षेत्रों की दुकानें हैं, वह दुकानें पूरी तरह से खुलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खुलेंगी, मगर बाजार नहीं लगेगा, बाजार नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेंगे। जो बड़ी एक्टिविटियां जहां ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होते हैं वो नहीं खुलेंगे। और इसके कारण हमें जो लगता है कि जिस मध्य प्रदेश में अप्रैल के शुरुआत में कोरोना संक्रमण की दर 13.7% थी, जो आज घटकर 5% हो गई है, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लॉकडाउन 3 है इसमें हम लगभग जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 23-24 मई तक 97% कोरोना से मुक्ति हो जाने की संभावना मध्य प्रदेश में है। हम उसकी तरफ जाएंगे। दूसरा एक और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, एक और बड़ा काम हुआ है। मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में ब्लड सैंपलिंग की गई थी और हमारी क्षमता 1100 प्रतिदिन थी, उसके कारण बहुत बैकलॉग हो गया था, और वो बैकलॉग पूरा करने में समय लग रहा था अन्य लैबों के सहयोग से, अन्य राज्यों के सहयोग से।
अब वो बैकलॉग भी समाप्त हो गया है। और जैसा कि आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया है कि अब कल से लगभग प्रतिदिन रिपोर्ट उसी दिन अगले दिन मिल जाया करेंगी, ऐसी व्यवस्था भी अब मध्य प्रदेश में हो गई है। और जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें सरकार ने ये निर्णय किया है कि कंटेनमेंट एरिया में फूड सप्लाई का काम सरकार ही करेगी। सरकार वहां लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वे उपलब्ध कराएगी और शेष जगह जो एसेंशियल गुड्स की दुकानें खुल रही हैं वो खुलती रहेंगी, जो ग्रीन जोन में है और ऑरेंज जोन में। और हालांकि स्थानीय जो कलेक्टर हैं उनको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने जिले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करें। जैसे नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर ने ये तय किया, वहां आज जो कोविड कमेटी है जिला स्तरीय, माननीय राव उदय प्रताप सिंह, माननीय कैलाश सोनी जी, वहां जिले के विधायकगण और कलेक्टर नरसिंहपुर, इन्होंने तय किया कि नरसिंहपुर जिले का लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया है, जबकि वो ग्रीन जोन में है, उनके यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज उस जिले में नहीं है, परंतु एहतियात के रूप में उन्होंने ये कदम उठाया है। और इस तरह के जो कदम है वो हर जिले को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार करें। और एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं रिजवान जी, कि बरेली है रायसेन जिले में, वहां व्यापारियों ने ये तय किया है कि हम 5 दिन तक किसी भी चीज की दुकान नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो दुकानें खुलती हैं उसके कारण जो भीड़ एकत्रित होती है उससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसलिए वहां के व्यापारी संगठनों ने यह तय किया है कि हम अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, जो जिसमें केवल दवा और दूध है, उसे छोड़कर शेष प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। तो ये आजकल अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रही है, गांव-गांव में इसकी जागरण हुआ है। लोग जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें खुद गांव के लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं, स्कूलों में, पंचायत भवन में, स्वराज भवन में। तो ये निश्चित बहुत अच्छा संकेत मध्य प्रदेश के लिए है, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने 3-4 दिन में अतिरिक्त जागरूकता पैदा हुई। आशीष, आपने दोनों की बात सुनी और आप चुनौती में और भी बढ़ गई है। एक हफ्ते के लॉकडाउन कहीं हटा लिया जाएगा और कहीं बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह की मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे ब्रजगोपाल लोहिया, उनका कहना है कि 13% से घट के 5% तक आ गया। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जांच व्यापक स्तर पर हुई नहीं और कई अन्य तरह के उनके अपने सुझाव हैं। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और आने वाले वक्त में इससे लड़ाई और कौन असर भी होता है? देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो अभी जो स्थिति है उसको लेकर के जो कुछ बड़े शहर हैं, बड़ी जगह हैं जहां पर के इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और अभी मरीजों की संख्या और संक्रमण को हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से काबू में है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे और भी बातें हैं, जैसे लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है जो देश के लिए जरूरी है और अगर हम इस तरह से मानते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसके लिए थोड़ा सा लॉकडाउन में रियायत या और बहुत सावधानी के साथ उनको उस क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ राज्य जरूर हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज्यादा लगता है कि काफी ऐसे प्रयास हुए हैं कि वहां पे संक्रमण कम है। और भी कुछ राज्य हैं, केरल ने भी इस पे किया है। मध्य प्रदेश को अभी और इस पे तेजी से और बहुत तेज, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पे जरूरत टेस्टिंग की है। टेस्टिंग के आंकड़े जो भी हो, लेकिन सामने की जो स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा सघन रूप से टेस्टिंग की जानी चाहिए, खासकर रेड जोन जो जिले हैं वहां पर होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट और उसकी क्वारंटाइन और उसके जो भी एहतियात होते हैं वो तेजी से उठाने चाहिए। लेकिन लॉकडाउन की जो बात आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इसका अब मध्य प्रदेश सरकार को उसमें अपने स्तर पर भी कुछ निर्णय ले सकती है, मध्य प्रदेश सरकार उसमें अपने स्तर पर भी देख सकती है कि क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ लोगों को, जो गरीब वर्ग है, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, जो आप देखिए कि एक घर में रहने वाले लोग एक कमरे में एक 100-150 स्क्वायर फीट की जगह में रहने वाले लोग हैं, जो एक दड़बे में रहने के लिए जैसे 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में या एक छोटे से घर में रहते हैं, तो वो उस बंद घर में भी उनके पास बीमारी और दूसरी तरह के संक्रमण का भी खतरा है। तो ये इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञ इसको बहुत अच्छे से समझ के आगे राय देते हैं और सरकार उसी तरह आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में
जो जिले हैं वहां पर जहां पे गतिविधियां हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अर्ध शहरी इलाकों में जो गतिविधियां हो सकती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा खोलने की भी जरूरत है, लेकिन उतने ही एहतियात के साथ खोलने की जरूरत है। क्योंकि अभी देखिए कुछ जगह पे ऐसे मामले आए हैं जहां पर कुछ लोग सड़कों पे आए और उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से मरना है, भूख से मरना है, हमारे पास तो दो ही विकल्प बचे। तो ये बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं जिन पर सरकारों को सोचना होगा। और प्रधानमंत्री ने जो पिछली बार देश को संबोधन दिया था उसमें उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जान भी है और जहान भी है। तो ये दो चीज उन्होंने कही थी, इससे उन्हें लगता है कि सरकार भी अब ये चीजें समझ रही है कि जो गतिविधि है, खासतौर पर आर्थिक गतिविधियां, उन्हें खोलना पड़ेगा और धीरे धीरे लोगों को नया जो एक सोशल लाइफ का एक जो नया तरीका आया उसके प्रति अभ्यस्त बना करके लोगों को आगे लाना चाहिए, ताकि वो अपनी एहतियात बरतते हुए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए लोग जो है अपनी रोज की गतिविधियां करें और एक इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़े। वरना ये स्थितियां, लॉकडाउन बढ़ाना तो एक अंतिम विकल्प है ही, लेकिन उसके साथ दूसरी चीजें यदि नहीं खुलेंगी तो जब लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त होगा तो स्थितियां क्या होंगी। तो उसका आकलन करते हुए यदि पूरी सरकारें आगे बढ़े, और मुझे लगता है उस तरह से कुछ सोचा भी जा रहा है, तो उन रियायतों के साथ यदि चीजें आगे बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो है, जो जटिलताएं अभी जो कल्पना हम कर रहे हैं वो कम से कम होगी। क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे? अभी मैं भाजपा प्रवक्ता आदरणीय ब्रज गोपाल भैया को सुन रहा था, उनको उन्हीं के शब्दों में मैं जवाब पहले दे दूं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भवंता अकरुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सुत संता। आदरणीय ब्रज गोपाल भैया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की जनता अपना आइकॉन ढूंढती है राजनेताओं में, प्रशासनिक अधिकारियों में, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में। मेरा कहना यह है कि जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को प्रोटोकॉल और गाइडलाइन सिखाना चाहिए। संक्रमण के इस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं इस बात को, बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए आप किसी के पास नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले तो लॉकडाउन का उल्लंघन वो कर रहे हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी। क्योंकि आचरण व आम जन से नियम जो है, ये सिद्धांत लागू होता है हर मनुष्य के ऊपर। दूसरा, आपकी सरकार ने 1 महीने के अंदर जिस तरह से आनंद फानंद में अपनी सरकार बनाई शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में भाजपा की, उस 1 महीने के अंदर वो अपना पुराना इतिहास दोहराते जा रहे हैं। इस भीषण महामारी के समय में भी प्रदेश में जो है वो महिलाओं के साथ अत्याचार, बहन बेटियों के खिलाफ मुकदमे, किसान के उस ऊपर लाठीचार्ज, किसान की हत्या, ये सब घटनाओं में प्रदेश जो है उसके सांख्यिकी आंकड़ों में सबसे ऊपर जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में भी रुकने का प्रयास किया है। दूसरी बात यह है कि आज आप देखिए हमारा इंदौर शहर, भोपाल शहर, ग्वालियर शहर, वहाँ की दमोह शहर, वहाँ पर और बैतूल जिला के पाड़र क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना होती है, पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती है। कितनी शर्मसार व कलंकित करने वाली बात है। और जहां आप कह रहे थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो विंध्य क्षेत्र के 32 जिलों को हमारा रीवा का मेडिकल कॉलेज श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय कंट्रोल करता है। वहां की PCR मशीन में किट जो है गुणवत्ता वाली नहीं है। पिछले 2 दिन से यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं कोरोना को लेकर के भी आप टेस्टिंग पे जोर दे रहे थे ब्रज गोपाल भैया, अच्छी बात आप कह रहे थे, लेकिन आपके स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है रीवा, और उसमें आपने जो किट लगा दिया है, खराब क्वालिटी के किट लगा दिया है। अब आप सोचिए डॉक्टर सिंघल परिवार से जुड़े लोगों की टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसे 34-35 लोग हैं जिनके उसमें 4 टेस्ट की अनिवार्यता होती है। उसके साथ साथ प्रदेश की सरकार ने अभी मैं UGC की एक गाइडलाइन निकाला था नेट में, उसमें मुझे एक चीज मिली, UGC को जो उन्हें 2 कमेटी बनाई थी, जो बच्चे विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं 3 से 4 लाख लोग करीब, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद अगर वो परीक्षा में बैठते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ना तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा, ना आपने कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस बनाया है उसका नियमों का अनुपालन होगा। अब आप समझिए कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो सेशन शुरू होगा, अगर आपने बच्चों को नहीं रोका, और रोकने के लिए जो कमेटी ने सुझाव दिया, ये कहा साहब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों को तो जनरल प्रमोशन उनके पूर्णांक के आधार पर या हाफ ईयरली एग्जाम के आधार पर दे दीजिए, उसका पैरामीटर्स नहीं बताया। दूसरा ये नहीं बताया, UGC ने ये भी कहा कि जो 3rd ईयर के छात्र हैं उनको आप परीक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन।
आज मजदूरों का दिन है, छात्रों के लिए कल चर्चा करें। चलिए मजदूरों पे तो हमने छेड़ दिया है, लेकिन इसका जवाब ले लूंगा मैं उनसे वेणुगोपाल। हाँ, मैं उनसे देश भर में मजदूर, मजदूरों का दिन है, मध्य प्रदेश में जिन आज मजदूर भटक रहा है, रोजी रोटी का संकट भी है, और यहाँ तक कि वो हाथ पसारने के लिए मजबूर है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो अपने घर जाना चाहता है। जैसे वेणुगोपाल लोग कह रहे थे, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है कि लोग संकट के समय में अपने ही गृह क्षेत्र, अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, और बड़े पैमाने पर लोग जाना भी चाहते हैं। उनके सामने संकट भी बहुत बड़ा गहरा है। रेल सुविधाएं सबसे उपयुक्त साधन था उन्हें पहुंचाने के, लेकिन अभी हम बस के भरोसे हैं, और बस के आगे तो हम बेबस ही होंगे, इसलिए कि बस और लाखों की संख्या में कैसे बसें पहुंचाई जाएंगी, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग बहुत बड़े पैमाने पे हैं। फिर उन्हें हम जब लाएंगे तो बस से लाएंगे तो जाहिर है कोई कहीं उतर जाएगा, कोई कहीं उतर जाएगा। ट्रेन से अच्छा उपाय वो नहीं। निश्चित रूप से रिजवान, और उन्हें कब सबसे पहले क्वारंटाइन में रखना ही होगा, ऐसे सेंटर्स में पहुंचाना होगा। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और जांच का जो जिक्र है, WHO के जो जांच का जो निर्देश है वो बहुत पीछे है, और जांच बहुत जरूरी है। आप जांच का भी जिक्र कुछ कर रहे थे, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें जल्दी से कहिएगा, फिर मैं वेणुगोपाल से इसका जवाब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आज मजदूर दिवस है, और मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया कि इसको लेकर के केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकार को आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक ऐसी नीति निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश को जिन भागों में डिवाइड किया गया है वो रेड जोन वाले हमारे 9 जिले हैं, जिसमें आपका इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, जबलपुर है, धार है, बड़वानी है, और निमाड़ है खंडवा का, देवास है, ग्वालियर है। तो ऑरेंज जोन वाले भी 19 जिले निर्धारित किया है सरकार ने, खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर से लेके शहडोल, और ग्रीन जोन में हमारा चर्चा है। इसलिए जो भी प्रदेश में जांच के लिए आप अधिकाधिक व्यवस्था कर सकते हैं, सरकार को गुणात्मक रूप से उस दिशा में सोचना पड़ेगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और मैंने उनसे आग्रह किया है, चूंकि भारत सरकार के मैं बहुत सारे मंत्रालयों का डायरेक्टर रहा हूं, मेंबर रहा हूं, मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बेमतलब की सोसेबाजी, बेमतलब के प्रचार प्रसार से हट करके हम लोगों को जांच पर फोकस होना चाहिए। ब्रजगोपाल भैया ठीक कह रहे थे इस मामले में, और हमारे आदरणीय पत्रकार मित्र भी सही कह रहे थे। मेरा कहना यह है कि आज आवश्यकता सिर्फ इसी बात की है कि सारा का सारा केंद्र बिंदु सिर्फ जांच होना चाहिए। टेस्टिंग के मामले में हम लोग किसी तरह से पीछे न हो, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन का कार्यकाल बढ़ रहा है, इसका मतलब संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, और अगर हमने जांच पे ध्यान न दिया सही तरीके से, तो जो भी नोडल अधिकारी है उनको जिला प्रशासन कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई जिलों के नोडल अधिकारियों से मैंने देखा है, उनकी बातें लगातार आ रही, उनके वीडियो मेरे पास है, जो कह रहे हैं कि हमको प्रशासन की ओर से ही सहयोग नहीं मिल रहा है। तो सरकार को प्राथमिकता के साथ केवल जांच पे ध्यान देना चाहिए, जांच संबंधित पीपीई किट वगैरह में ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के हम मध्य प्रदेश को उच्च से उच्चतर दिशा की ओर ले जाने में सफल हैं। क्या कहेंगे ब्रजगोपाल लोया? आर्थिक मोर्चे पर बड़ा संकट है। सरकार अगर लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएगी, राज्य सरकारों के सामने एक और संकट है, उसके हिस्से के पैसे नहीं मिले हैं, वेतन बांटने तक का संकट है, सरकारों ने डीए रोक ही दिया है। ऐसी सारी परिस्थितियों में आर्थिक संकट के दौर में और लिक्विडिटी न होने की वजह से बाजार में एक ठहराव सा आ जाएगा, और देश की इकोनॉमी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार भी होंगे। इससे भी निजात पाने की जरूरत है, और श्रमिकों को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पहुंचाने के लिए जो जीवनदायिनी रेल है, उसके इस्तेमाल में हम इतनी देर। रिजवान जी, जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ सकती है वो सारे प्रबंध सरकार ने किए हैं। जैसे आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश के बाहर काम कर रहे थे, उनको भी माननीय शिवराज सिंह जी ने 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालने का काम किया था। वृद्धावस्था, निराश्रित पेंशन और विधवा पेंशन, इसको 3 महीने का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे और लोग आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। तीसरा काम जो किया कि जो मध्याह्न भोजन था उसका वितरण चालू है।
जो हम आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण आहार देते हैं उसका वितरण चालू है। छात्रों को हम जो साल भर का वजीफा देते हैं वो वजीफा उनके खाते में डाल दिया गया। ये सब इसलिए किया गया कि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे। 15 अप्रैल से जो गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हुआ, सिर्फ 3 दिन बाद, कभी भी, मैं आपसे सर्वकालिक बात कर रहा हूं, कभी भी 3 दिन में उसका भुगतान नहीं हुआ। आज केवल 3 दिन में मध्य प्रदेश में पहली बार गेहूं का भुगतान तुरंत किसान के खाते में पहुंच रहा है। ये काम किया क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे। एक और काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों के पास, जो व्यापारी हैं और एसेंशियल गुड्स का काम करते हैं, आवश्यक वस्तुओं का, खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं, उनकी सीसी लिमिट जो थी वो 10% बढ़ा दी गई, बिना किसी कोलेटरल गारंटी के या बिना किसी शर्त के, केवल एक हस्ताक्षर से उनको बढ़ा दिया गया क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बनी रहे। इसके बाद रिजर्व बैंक, प्रदेश सरकारों को लोन लेने की स्थिति आ गई, लोन लेने की स्थिति आ गई। सरकार से वो नए नियम बनाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार से उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन्हें ऐसे समय में उनके ही हक का पैसा, जो उनका पैसा है जीएसटी और अन्य तरह का, वो पैसा उन्हें केंद्र सरकार के माध्यम से मिलेगा। लेकिन वो पैसा ही बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा है और ऐसी विषम परिस्थितियों में आने वाले दिनों में सरकारों के सामने वेतन बांटने तक का संकट खड़ा हो जाएगा अगर यही परिस्थिति। देखिए रिजवान जी, आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये सूचना भी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों की ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है और जल्दी उसमें आदेश भी होगा। रिजर्व बैंक उसमें काम कर रहा है। दूसरा काम एक और हुआ कि जो पेंडेंसी थी उनमें अगर कोई कारण नहीं है, कोई बिना किसी कारण के अगर वो पैसा रुका था तो वो पैसा रिलीज होना प्रारंभ हो गया है। तीसरे, आपने जिसका भी कहा कि आज ऋण लेने की स्थिति है, तो इत्तेफाक ऐसा है कि ऋण लेना सभी राज्य सरकारों की मजबूरी है निरंतर। जब कोरोना नहीं था तब भी पिछले 16 महीने में कांग्रेस ने सरकार चलाते चलाते 21,780 करोड़ का लोन ले लिया था, बिना कोरोना के लिया था ये। तो आज इस परिस्थिति से निपटने के लिए अगर हमें ये करना पड़ रहा है तो निश्चित हम करेंगे, परंतु प्रदेश की जनता को धन के अभाव में किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। और जहां तक एक बात और अभी कह रहे थे कि ये जो मजदूर हैं उनके लिए हम क्या क्या प्रयत्न करेंगे, तो मैं एक बात आशा भरी उस दृष्टि से कहना चाहता हूं कि हम भारतवासी इसमें विश्वास करते हैं कि मुसीबत की रात के बाद ही सुबह की भोर आती है और ये मुसीबत समाप्त होगी। और निश्चित, जैसा कि विश्व मीडिया में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि भारतीय मजदूरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और राज्यों के लिए बेहतर अवसर आने की संभावना है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और उसमें भी आप ये भी देख रहे हैं कि उसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम आता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है, हमारे जो भौगोलिक स्थिति है वो व्यवहारिक है। निश्चित है कि आज परिस्थितियां अनुकूल तो नहीं है, परंतु जिस दिन परिस्थितियां अनुकूल होंगी मध्य प्रदेश तेजी से विकास करेगा। कुछ कहना चाहते हैं विजय पांडे, जल्दी से कहिएगा फिर मैं। रिजवान जी, मुझे तो ब्रजगोपाल भैया की बात सुनकर के हंसी आ रही थी। हंसी इस बात के लिए आ रही थी, अरे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 32 छेद हैं। अरे लोग ये कैसे भूल जाएंगे कि पिछले 15 वर्ष मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार थी और इन 15 वर्षों में प्रदेश में आर्थिक हालात जो थे खोखला होकर दिया था शिवराज सिंह जी ने, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खस्ताहाल हालत में हो गई थी। उस आज आप किस मुंह से 1 लाख करोड़ रुपए ग्रांट लेने की बात कर रहे हैं? लोग कैसे भूल जाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर जो स्थापना व्यय है उस पर सालाना का 33,000 रुपए खर्च होता है, 33,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसके बाद भी 22,000 रुपए करोड़ ही आप खर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है रिजवान जी, मैं हट नहीं रहा हूं मुद्दे से, सबसे बड़ी बात यह है रिजवान जी कि FRBM राज्य कोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम एक्ट कहता है कि आप 50% ही कर्ज ले सकते हैं। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश भर के कई सारे राज्य हैं पूरे देश के अंदर। आप किस मुंह से, आपको जब 14,237 करोड़ रुपए ऑलरेडी कर्ज मिल सकता है तो आप किस मुंह से भैया 1 लाख करोड़ रुपए ग्रांट लेने की बात करते हैं? लोग व्यापम घोटाला नहीं भूले हैं, लोग इस बात घोटाला नहीं भूले, लोग अभी कोई घोटाला नहीं भूले हैं। इसलिए बोले सोच के। आशिफ, क्या प्रतिक्रिया आपकी शो में?
कर्ज लेने की स्थिति सरकारों के सामने है, वो अपने कर्ज लेने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आज पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। जो केंद्र को हिस्सा देना चाहिए राज्यों का, वो राज्यों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। केंद्र खुद ही उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ये आर्थिक स्थिति कोरोना की वजह से खराब हुई ऐसा नहीं है, पीछे ही पटरी से उतरने से लगी थी। जीडीपी जो है हमारी घटने लगी थी, उसको लेकर बढ़े है सारी चिंताएं पहले से ही, और ये बीच में कोरोना आ गया तो संकट और बढ़ गया और गहरा गया। केंद्र से राज्य सरकारें जो भी मदद की उम्मीदें कर रही हैं, वो मदद केंद्र से नहीं मिल रही है। बहुत हद तक केंद्र ने इवन मजदूरों को लाने तक की जिम्मेदारी जो केंद्र खुद उठा सकता था, एक वहां से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना सकता था, रेल का उपयोग कर सकता था, वो बसों पर निर्भर हो गया। क्योंकि आज मजदूरों का दिन है, इसलिए इस पर भी चर्चा करना है। लेकिन आर्थिक संकट गहरा रहा है, और जान है और जहान है, जहान भी बहुत गहरे संकट। जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मजदूरों को लाने का जो फैसला किया गया है, उनके लिए विशेष ट्रेन की अभी बात की गई है। ये फैसला जब लॉकडाउन में मजदूरों को अभी लाया जा सकता है, तो पहले भी लाया जा सकता था, जब लॉकडाउन 35 दिनों से चल रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे कोई कई निर्णय हैं जिसको लेकर के अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। खुद सरकार भी कंफ्यूज है, राज्य में भी, केंद्र में भी, क्योंकि ये नहीं पता है कि ये जो डिजास्टर आपदा है, इसका स्तर कितना बड़ा होगा। तो इसको लेकर के जो है केंद्र और राज्य एक दूसरे पर कई जगह पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें जहां तक बात है, इस समय जो अब जो रोल होगा, अब जो स्थितियां आगे आएंगी, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका केंद्र सरकार की होगी। और केंद्र सरकार को एक राज्य, पूरे राज्यों का एक गार्जियन होने की तरह मदद करनी ही पड़ेगी। उसको अपने स्रोत जुटाने होंगे, क्योंकि जीएसटी के चलते सारे जो टैक्स का जो टैक्स फ्लो है, वो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास रहा नहीं, वो केंद्र के पास जाता है। राज्य जो है सिर्फ पेट्रोल और शराब और कुछ दूसरी चीजों पर टैक्स ले पाते हैं। तो अभी बहुत सारी दिक्कतें जब आएंगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि वो राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मदद करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या किसी तरह की राजनीतिक आरोप लगाने की कोई स्थितियां ना बने, क्योंकि कई जगहों पे गैर भाजपा की सरकार शासित राज्य हैं कई स्टेट में, और वो अभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी वो उस तरह के आरोप लगा चुके हैं या इस तरह की शिकायत कर चुके हैं कि कुछ जगहों पर केंद्र जो है सिर्फ अपनी बात कर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा। तो ये चीज ऐसी आगे नहीं आए, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर राज्यों की खराब है, केंद्र की खराब है, तो भी एक जिम्मेदारी और एक कोई ऐसा फार्मूला बनाने का काम भी मोदी गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो चिंता हो रही है वो गरीबों की हो रही है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास लोग जो है बुरी तरह से फंसने वाले हैं, बुरी तरह से परेशान होने वाले हैं। और ये सबसे बड़ा संकट यहीं पे आएगा। जो सबसे बड़ा क्लास है, मिडिल क्लास जो है, ये वो क्लास है जो खुद ही कहता है कि इसलिए परेशान है क्योंकि ये भीख नहीं मांग सकता। सबसे बहुत बुरी स्थिति में जाता है क्लास। तो उसको लेके कुछ करना पड़ेगा। मिडिल क्लास में नौकरी पेशा लोग भी हैं जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, और जो है जो छोटा व्यापार करते हैं। मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन है, जो बीच के मध्यम श्रेणी के बिजनेसमैन है, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। जो बड़े व्यापारी हैं वो अपनी पूंजी से या अपने साधन संसाधन से थोड़ा सर्वाइव करने की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास का जो बिजनेसमैन है वो परेशान हो जाएगा। तो वहां पर जो है केंद्र सरकार को बहुत बड़े दिल के साथ और बड़े निर्णयों के साथ आगे आना पड़ेगा। और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो और पॉलिटिकल क्राइसिस है वो सारी चीजों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर मुझे नहीं लगता अगले 1-2 साल ऐसा रहेगा कि जो राजनीतिक रूप से कोई भेदभाव किया जा सके। कि हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है, अभी इस तरह की स्थितियां नहीं आई हैं, लेकिन आगे आने वाली स्थिति जब सारे राज्य संकट से डूबे, आशीष, इस चर्चा में भी ये सवाल कई बार आया है कि जांच का औसत वो नहीं है, ना राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मानक पर है, ना WHO इस तरह की गाइडलाइन दे रहा है वो है। और जानकार बार बार ये कह रहे हैं कि जांच जितना व्यापक करेंगे आपको उतना अंदाज लग पाएगा कि ये कितने और कितनी दूर तक है और कितने लोगों को है। इसलिए कि अगर हम जांच नहीं कर पाएंगे उस स्तर तो जाहिर है कि हमें बहुत बिल्कुल
बिल्कुल यही एक वजह है कि लॉकडाउन का जो है, लॉकडाउन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री ने भी एक बार अपने संबोधन में इनडायरेक्टली कही है, और ये सब लोग जानते हैं कि दुनिया मतलब भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है, और वहां पर ये मोर्चा बहुत कमजोर होने की वजह से सरकार, मुझे लगता है, लॉकडाउन को बहुत ज्यादा जोर इसलिए देती है क्योंकि ज्यादा मरीज आएंगे, ज्यादा परेशानियां होंगी, तो ना इक्विपमेंट है, ना डॉक्टर है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इलाज कैसे होगा। तो वहां पर मुझे लगता है, लेकिन अभी पिछले 40 दिनों में इस बात पर फोकस बढ़ाया जाना था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। साउथ कोरिया ने, जापान ने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया था, और उन्होंने बहुत लिबरल होकर के लोगों को थोड़ी सी छूट भी दी, और टेस्टिंग बहुत ज्यादा की, हर छोटी छोटे पॉइंट पर टेस्टिंग होती थी, और इस तरह से लोगों को। तो भारत में अभी इस तरह की स्थिति नहीं आई है, और मध्य प्रदेश में भी तो मतलब बहुत सारे इलाके भोपाल राजधानी में ही है जहां पर टेस्टिंग नहीं है, बस लॉकडाउन के भरोसे से चीजें उसके भरोसे आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो अभी कम से कम इस स्तर पर, और अब ये बड़ी बात हो जाएगी कि राज्यों को भी और केंद्र को ध्यान देकर के स्वास्थ्य का जो नेटवर्क है बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टरों की कमी अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो और टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत जहां पे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, जहां पे ज्यादा संदेह है, वहां पर टेस्टिंग हो रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि बहुत सारा और बहुत सघन रूप से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरह की चीजें बनाई जानी चाहिए थी। और ये 40-45 दिन तो इसके लिए ही थे कि लॉकडाउन के साथ साथ इस स्थिति को बढ़ाया जाए। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि श्रीलंका से भी कमजोर है हमारे यहाँ जो टेस्टिंग की जो स्थिति है, तो वो सही है गलत है नहीं कह सकते, लेकिन बाकी और देशों से हम बहुत पीछे हैं। तो ये इसको क्यों नहीं बढ़ाया गया है, इसमें क्या कठिनाइयां आई है, ये तो जवाब आएंगे आगे पीछे, और जरूर कोई ना कोई कठिनाई होगी, लेकिन आगे का समय ये संकेत दे रहा है कि हमें इस चीज को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, क्या कहें? बिल्कुल, दोनों की एक एक बात कहना है। एक तो कुछ देशों में ऐसा है कि उनका साइज इतना छोटा है। एक देश में देख रहा था, इटली के पास है सैन मरीना, वहां 22,700 जांच हुई है और 67,000 पर मिलियन का एवरेज आ रहा है। हमारा जनसंख्या बहुत है, हमारी विशालता बहुत है, हमारी विविधता बहुत है, जनसंख्या ज्यादा है, स्तर पर सोचना पड़ेगा। दूसरा निवेदन ये था कि छोटी सी प्रतिक्रिया है कि ऋण लेना राज्य सरकारों की मजबूरी है, उधार लेना राज्य सरकारों की मजबूरी है, परंतु ऋण लिया किस लिए जा रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार इसलिए ऋण ले रही है कि उसे गांव, गरीब, मजदूर और किसान का भला करना है। इसलिए ऋण नहीं ले रहे हैं कि हमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और आईफा अवार्ड में खर्च करना है। हम गांव, गरीब, मजदूर के लिए ऋण लें। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने अपने टैक्टिक्स के बूते, अपने गट्स के बूते प्रदेश के अंदर तो सुशासन चलाया, उसको लेकर के तो आप कुछ बोल रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह से तोड़ फोड़ करके, षड्यंत्र करके सुशासन चलाया होता तो सरकारी बाहरी मुझे लगता है कोरोना की तैयारी करने के बजाय महिलाओं के लिए शराब दुकान खुलवा रही थी। जो शराब दुकानें हमने बंद कर दी थी, आपने चालू करवा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी को चलाया करते थे, उन पर चर्चा करने का आज समय नहीं है, आज उचित भी नहीं है, मंच नहीं है। जी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ गमछा लगा करके कोरोना के संक्रमण से निपट सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए दिन मास्क बदल करके जाते हैं, उन्हें किसी फैशन डिजाइन में जाना हो, हद नहीं है। पराकाष्ठा की हद पार कर दिया है आप लोगों ने। कुछ कहना चाहेंगे ब्रजगोपाल? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो बेहतर कर सकते हैं, यदि आपने किया होता तो मध्य प्रदेश आज इस संकट से ना जूझ रहा होता, परंतु आप तो आईफा अवार्ड और इंदौर में महिलाओं के लिए शराब दुकानें खुलवाने में व्यस्त थे। अगर आपने उनकी जगह कोरोना से निपटने पर ध्यान दिया होता तो आज इंदौर इस विपरीत स्थिति में नहीं होता। मैं एक लाइन की प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ रिजवान जी, कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है, और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले अपने गिरावा में झांक के भी। अगर आप कहें मुशायरा चलाना कुछ कहना चाहते हैं आप ब्रजगोपाल? आप भी कह दीजिए भाई, आप भी कह लीजिए। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपकी नीति, नेता और नियत साफ होती तो आज मध्य प्रदेश स्थिति में नहीं होता, परंतु एक राजा और एक उद्योगपति मिलकर एक महाराजा को निपटाने में लगे थे, जिसका दुष्परिणाम आज प्रदेश की अब उस महाराजा से आपने ले ली है।
आज वो चलिए, महाराजा चलिए, आपके साथ प्रीत रख रहे हैं। आपको हम जानते हैं हमारा आप राजनीतिक दल जाति है। एक बात का ध्यान आप रखना हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि मजदूरों को जो जल्द से जल्द धर्म उनके गंतव्य तक का पहुंचा दिया वक्तव्य जाए। है। राजपुरुष जिस धरती पर लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ रहा है, शान का रक्त किए उसका और इन शासक सारी परिस्थितियों के राज्यों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन मदद की दरकार है और ऐसे समय में कई तरह की मदद मिलनी भी जरूरी है। लेकिन लगता है राज्य सरकारें इसमें केंद्र सरकार से नए नियम बनवाना चाहिए और उन नए नियमों की रोशनी में वो जनता के जरूरतें पूरी करना चाहिए। हाल हालात ये राज्य सरकारें आर्थिक संकट से गुजर रही हैं, उस मौके में भी उनके साथ और वहीं रोजगार एक बड़ा संकट है। और इन सब के बीच फिर खबर वही है कि लॉकडाउन बढ़ गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में बढ़ गया। ग्रीन जोन वालों के लिए अच्छी खबर, देखिए रेड जोन वालों की परेशानी और खासतौर पर निकल पाएंगे। साथ ही इस बात का भी ऑब्जर्वेशन लगातार रहेंगी जब तक निरंतर 14 दिनों बाद क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी जान प्रधानमंत्री की चाहते 14 दिनों बाद क्या होने वाला है, फिर उस पर भी सबकी निगाह है आज से चलती। लेकिन जिसकी चर्चा हम बीते सकता बिल्कुल प्रधानमंत्री फिर इस सारी कारणों के साथ जनता के बीच बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी कि जैसे जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ आगे बढ़ रही हैं, लॉकडाउन की अवधि जैसे बढ़ाई है तो कई तरह की समस्याएं भी नई नई सामने सरकारों के पास आ रही हैं। लेकिन इन समस्याओं के बीच भी सरकारों को समझना होगा कि किस तरह से गरीब, मजदूर और अब तो मिडिल क्लास के विषय में भी बात जैसे हम अपने कई बार अपनी चर्चाओं में कर चुके हैं, मिडिल क्लास के विषय में भी उन्हें सोचना होगा, क्योंकि समग्र रूप से सभी देशवासियों के लिए सोचकर जो कदम उठाए जाएंगे वही हितकारी होंगे। और आने वाले समय में क्या कुछ नया सरकारें करती हैं और किस तरह के विकल्प और उनके सामने और खुलते जाते हैं, ये भी देखना ज़रूरी होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान जी आपने जिस तरह की जानकारी दी, जिस तरह की सवाल जिस तरह के आपने उठाए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समझना होगा सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, और सबसे ज़्यादा आपको और हमको भी समझने की ज़रूरत है कि जो भी कदम सरकारें उठा रही हैं, जिस तरह के दिशा निर्देश दे रही हैं, जिस तरह की सलाह दी जा रही है, उसका भी हमें पालन करना है, तभी जाकर ये जंग जीती जा सकती है। फिलहाल आज के विशेष में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।